आवाज आ रही है बेटा? 3 रोहित आवाज आ रही है? ठीक है। दीक्षा आवाज आ रही है क्या? बीच बीच क्लास में कहाँ गायब हो जाती है बेटा? चलो, अरे अभी भी ऑफलाइन अटेंड नहीं करेगी क्या? अशोक गहलोत जी से फोन कराऊंगा तभी आएगी क्या? हाँ, जब राजस्थान में आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो। चलो बेटा, चलो बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो सके बेटा अटेंड कर लेना। ऑफलाइन का मौका आपको कब तक मिले कोई फिक्स नहीं है, तो जितने दिन मौका मिल रहा है ऑफलाइन क्लास अटेंड करने का फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। बाकी ऑनलाइन तो पढ़ना ही पढ़ना, अगले 2-1 साल यही लफड़ा चलेगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा तो बात करते हैं कैसे करना क्या करना। बेटा देखो, लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल क्या होती है, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल की अपन ने बात की थी बेटा। एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन सब का मीनिंग क्या होता है याद है ना। उसके बाद अपन ने कई सारी प्रॉपर्टीज पर अपन बात कर रहे थे, तो सीक्वेंस से अपन चल रहे थे। पहला अपन ने देखा था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर, क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है, अलग अलग यूनिट सेल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। क्लियर, वो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा दिया था ना, क्या, इफ ओनली नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन देन कंसिडर इट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। याद है ना, ओनली नंबर ऑफ एटम की बात करें तो आपको क्या मानना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मान के अप्लाई करना है। क्लियर, चिल्ला चिल्ला के टोटल नंबर ऑफ एटम बोले तो ही टोटल नंबर को कंसीडर करना है। ठीक है बेटा, फिर अपन ने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, नंबर 3। नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। चलो बेटा तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। आर और ए में रिलेशन की अपन बात करते हैं बेटा। तो देखो कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों पहली बात तो बच्चा कहेगा सर आर और ए है क्या, तो इसकी अपन बात करें बेटा तो ये आर क्या होता है, आर है बेटा रेडियस ऑफ एटम। मैंने क्या कहा, आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कौन सा एटम, हमें पता है अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग पोजीशन पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं, कहीं कॉर्नर, कहीं फेस सेंटर, कहीं बॉडी सेंटर, कहीं एज सेंटर, तो वो जो एटम होते हैं बेटा उनकी रेडियस। क्लियर, ठीक है। ए क्या है बच्चों, यहाँ पर ए है बच्चों एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी जिस यूनिट सेल की अपन बात करें उसकी एज लेंथ। क्लियर है, अपने शॉर्ट में डेफिनेशन हेडिंग लिखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, कैसे है। आर और ए में रिलेशन, आर मतलब जो एटम है उसकी रेडियस है, ए मतलब एज लेंथ है बेटा। तो अलग अलग यूनिट सेल के लिए आर और ए में रिलेशन क्या आएगा, कैसे करना, क्या करना। क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपना पर्पस क्या होता है, वही अलग अलग यूनिट सेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एचसीसी, ठीक है बेटा। एचसीसी के लिए अपन बात करें तो सबसे पहले बेसिकली बच्चे को आइडिया होना चाहिए एचसीसी के लिए कैसे करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एचसीसी की यूनिट सेल बनाएंगे। हमें पता है एचसीसी की यूनिट सेल इस टाइप से होती है, ये मान लो क्यूब हो गया, ये अपना क्यूब है। अब हमें पता है बेटा एचसीसी में एटम कहाँ कहाँ होता है, ओनली कॉर्नर पर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉर्नर पर हमने एटम बना दिए। ये लो कॉर्नर पर एटम हो गई। एक्चुअल में बेटा हम समझने के लिए एटम को सिर्फ डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंप्लीट एटम साप्ता परमाणु ऐसे होगा क्या, नहीं बेटा, हम तो टाइम बचाने के लिए सिर्फ डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो कंप्लीट एटम होता है बेटा वो कैसे होता है, जैसे मान लो इस एटम की मैं बात करूं, ये कंप्लीट एटम कैसे होगा, इस टाइप से होगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट एटम कैसे होगा, इस टाइप से होता है बेटा। सभी एटम क्या होते हैं, इसी टाइप से होते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, बाकी सारे एटम बना के देख के टाइम पास करने की जरूरत है क्या, अरे समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है। हर एटम क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म में एटम ऐसे होता है बेटा। क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करें, ये बताओ इस एटम की रेडियस की बात करूं तो ये कितना होगा, आर हो गया बच्चों। ये कितना हो गया बेटा, आर होगा। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो आर को अगर एक ही टर्म में लिखे तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है या नहीं है, ए है या नहीं है बच्चों। अरे हमें पता है ये एज लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक एज लेंथ है या नहीं है, ए है। आर की टर्म में ये बताओ ए किसके बराबर है,
r प्लस आर यानी 2r हो गया बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, a इक्वल टू कितना हो गया 2r, तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे a/2। काम खत्म। ये अपने पास क्या आया, एससीसी के लिए आ गया। क्लियर है बेटा। अब आपसे बोले r इतना है तो a क्या होगा, a इतना है तो r क्या होगा, टाइम पास वाला काम कर सकते हो ना। क्लियर है बेटा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट बेटा फॉर बीसीसी। अपन बात करें बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने क्या कहा, बच्चे को बेसिकली आइडिया होना चाहिए बीसीसी यूनिट सेल होती कैसे है। ओके ठीक है, हमें पता है बीसीसी के लिए अपन बात करें तो बीसीसी की यूनिट सेल बना लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेल बना लेंगे। ये जैसे क्यूब तो हो गया, और हमें पता है बच्चों बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं रे, कॉर्नर पर होते हैं, तो कॉर्नर पर बना देंगे। ये लो बच्चों कॉर्नर पर बना दिए, कॉर्नर पर तो हो ही गया। और हमें पता है इसके अलावा कहां पर होते हैं बेटा, बॉडी सेंटर पर होता है या नहीं होता, यस और नो। बीसीसी का मतलब ही क्या, कॉर्नर के अलावा एटम कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, कुछ भी आपसे पूछे इसके लिए ये क्या होगा, उसके लिए ये क्या होगा, तो बच्चा कहेगा सर कौन से एटम के रेस्पेक्ट में मैं आंसर दूं, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है उस एटम पर फोकस करके आपको आंसर देना है। क्या कहा बेटा, जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है, नेम में कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है, बॉडी सेंटर, यानी बॉडी सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में अगर हम आंसर दें तो एक्चुअल में कैसे होगा बेटा। देखो अगर मैं जैसे ये बॉडी डायगोनल बनाऊं बेटा, ये जैसे मैं बॉडी डायगोनल बना रहा हूं, तो अपन समझने के लिए एटम को क्या करते हैं, डॉट की फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, एक्चुअल एटम कैसे होते हैं बेटा, जैसे मान लो बॉडी सेंटर वाला एटम क्या होगा, समथिंग ऐसे होगा। क्लियर है। ठीक है, ये कॉर्नर वाला एटम क्या होगा, इस टाइप से जुड़ा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम इस टाइप से होगा। आपको याद है मैंने कहा था बॉडी डायगोनल पर क्लोज पैकिंग होती है, अरे ध्यान है ना बीसीसी में। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या, एक बॉडी डायगोनल के रेस्पेक्ट में जो जो एटम आते हैं सभी एक दूसरे के टच में होते हैं। आ गया समझ में, उनके बीच में फ्री स्पेस नहीं होता। अब बच्चों इनको आर के टर्म में अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो गया, आर हो गया बेटा। क्लियर, ये हमें पता पूरा डायमीटर होगा नहीं होगा, यहां से लेकर यहां तक है, हो गया बेटा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2r हो गई, यस और नो। अरे कंप्लीट एटम है तो इसकी रेडियस लेंगे या डायमीटर लेंगे, डायमीटर आ जाएगा बेटा, तो 2r आ गया। ये हमें पता है बेटा, आधा एटम तो बाहर की साइड है तो क्या हो जाएगा, ओनली रेडियस आएगी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस में, तो इसकी रेडियस r हो गई। क्लियर है। ठीक है, अगर एज लेंथ अगर a है तो ये बताओ बेटा, ये जो बॉडी डायगोनल होगा एक ही टर्म में इसकी वैल्यू कितनी होगी, अरे कितना होगा, √3 होगा या नहीं होगा। बॉडी डायगोनल हमें पता है एक ही टर्म में कितना होता है, √3 होता है। तो कह रहा था सर कहाँ काम आएंगे, समझ में आ गया बेटा, हर जगह बार बार काम आएंगे। बच्चे को बेसिकली आइडिया होना चाहिए √3 कहाँ से आया, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल हो गया यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर है, इसका मतलब आर की टर्म में कितना हो गया बेटा, ये जो √3 है मेरे पास आया है, आर की टर्म में कितना हो गया, आर 2r, आर यानी कितना हो गया बच्चों, 4r हो गया। क्लियर, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, √3a/4। ये रिलेशन आ गया बीसीसी के लिए, काम खत्म बेटा। क्लियर है। अब देखो बेटा नीट 2020 में कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आया था, कैसे बच्चे को क्या दे रखा था, बीसीसी के लिए अगर एज लेंथ 200 नैनोमीटर है तो रेडियस ऑफ एटम क्या होगी। ऑप्शन पता कितने टिपिकल ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन दे रखा था पहला ऑप्शन क्या, √3a/4 मल्टीप्लाई बाई 100, √3a/4 मल्टीप्लाई बाई 200, √3a/4 मल्टीप्लाई बाई 400, √3a/4 मल्टीप्लाई बाई 600। मेरा कहने का मतलब क्या, आपसे कैलकुलेशन भी नहीं करवाई उसने, सिर्फ क्या दे रखा था, सीधा √3/4 मल्टीप्लाई में सीधी ए की वैल्यू अलग अलग पुट करेगी थी। आपको बोल रहा है एज लेंथ चल के बोल रहा है 200 नैनोमीटर है, तो मल्टीप्लाई बाई √3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 200, 300, 400। कैलकुलेशन भी नहीं करवाई, डायरेक्टली ऑप्शन दे रखे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन चेक करके करो। अब बच्चा क्या कहेगा, बच्चे को रिलेशन पता है, बच्चे ने वैल्यू पुट की ए की जगह 200। अब बच्चा सोल्व करने लग जाए, मान लो 1 घंटा लगा दिया उन्हें पूरी कैलकुलेशन करने में, मैं तो करके रहूंगा, लास्ट में उसका आंसर आया मान लो 50 नैनोमीटर, जो भी आया बेटा 50 नैनोमीटर आया है, ऑप्शन देखा ये तो यहीं तक दे रखा था। अब क्या हो गया, मेरा तो पेपर खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई, साल खराब हो गया, जो भी हो गया सब कुछ खराब हो गया। तो थोड़ा सा बेटा क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, हमेशा कहता हूं मैं क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन आपको ये आइडिया दे देगा मुझे क्वेश्चन को कहां तक सोल्व करना है, आ गया समझ में, और मुझे अप्रोक्स करना है या ऑलमोस्ट करना, कैसे एग्जैक्ट करना है, कैसे। ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो अपने चाणक्य नीति से कर ही सकते हो। ऑप्शन 100, 150, 200, 300 ये दे रखा है, तो मेरा 160 आ गया, तो सीधी सी बात है 150 वाला नियरेस्ट है, वही आंसर है। तो ऑप्शन चेक करके हमेशा क्या करो, ध्यान रखना। ये 2020 में सीधा ऑप्शन दे रखा था बेटा, ये क्या ध्यान रखना, और इससे ज्यादा क्या देगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं क्या,
और एफसीसी, एफसीसी के लिए बात करें बेटा तो हमें पता, सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि एफसीसी यूनिट सेल होती कैसे हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल हमें पता है, मान लो अगर यूनिट सेल अपन बनाए एफसीसी वाली, तो ये बताओ बेटा एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर, और वेरी गुड बेटा, कॉर्नर पर, यानी कॉर्नर पर बना दो बच्चों। ये लो हमने कॉर्नर पर बना दिए, ये कॉर्नर पर। और कॉर्नर के अलावा कहाँ होंगे? फेस सेंटर पर बना दो बच्चों। ये अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड। यस और नो? क्लियर है बेटा? मैंने क्या कहा था, कुछ भी रिजल्ट अगर हमें बताना हो तो क्या करेंगे, जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है उस एटम के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर है? तो बच्चों देखो, एक डायगोनल जैसे अपन बना ले, ये मान लो ये डायगोनल बन गया। ये कौन सा डायगोनल बोलोगे इसे? अरे फेस डायगोनल है या नहीं है? है बेटा। ठीक है, इसका ये जो एटम है, अगर साप्ता परमाणु बनाऊं, कंप्लीट एटम बनाऊं, तो ऐसे होगा नहीं होगा? होगा। ये कॉर्नर वाला एटम क्या होगा? समथिंग इस टाइप से होगा। ये कॉर्नर वाला एटम इस टाइप से होगा। आपको याद, अपन ने कहा था फेस डायगोनल पर क्लोज पैकिंग होती है, याद है ना? ठीक है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू आर की टर्म में कितनी होगी? आर होगी बेटा। ये डायमीटर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये कितना? 2r, और ये कितना हो गया? r हो गया बेटा। क्लियर है? ठीक है। अगर एज लेंथ अगर a है, जतिन, गौरव, रोहित, प्रेक्षा, बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अरे बात तो समझ में आ रही है ना? जहां भी डाउट हो बता देना बेटा। अगर एज लेंथ a है तो ये बताओ a की टर्म में फेस डायगोनल कितना होगा? √2a। वेरी गुड बेटा, ध्यान है ना? ठीक है, इसका मतलब जो √2a मेरे पास आया है, ये बताओ r की टर्म में किसके इक्वल आ गया? r 2r, यानी कितना हो गया बच्चों? 4r। तो क्या लिखेंगे? √2a इक्वल टू 4r, यानी क्या लिख देंगे? r इक्वल टू क्या हो गया? √2a/4, या फिर इससे क्या लिख सकता हूं? a/2√2। 2√2 क्यों किया? अपॉन में 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, तो √2 एक 2 से कैंसिल आउट होकर √2 बचेगा, 2√2 हो गया बेटा। क्लियर है? ये r और a का रिलेशन किसके लिए? एफसीसी के लिए। ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं, सीधा ऑप्शन ये भी मिलेगा या इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा। क्लियर? r देके a पूछ लेगा, a देके r पूछ लेगा, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी यूनिट सेल हमें दे रखी है और कौन सी के लिए हमें पूछा है, कैसे करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। एफसीसी वाला, ठीक है बेटा। देखो एफसीसी की बात करें बच्चों, देखो कैसे करना है। एफसीसी में हमें पता है एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर। क्लियर है? कॉर्नर और फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड। कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर। तो फेस सेंटर एटम बना दिया हमने कॉर्नर के साथ साथ। क्लियर है? अब एक फेस डायगोनल बना लिया। मैंने क्या कहा था, कुछ भी पूछे वो एटम इंक्लूड होना चाहिए जो नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्या किया, फेस सेंटर वाले एटम को इंक्लूड करते हुए एक फेस डायगोनल बना दो। फेस डायगोनल बना दिया। अब हमें पता है बेटा फेस डायगोनल बनाए तो ऐसा क्या होगा, ये तो कंप्लीट एटम आएगा, सेंटर से डिस्टेंस ले यहां से लेकर यहां तक। ये वाला एटम है, इसकी रेडियस आएगी r, क्यों? आधी रेडियस तो इधर होगी। क्लियर है? ये वाला एटम होगा, इसकी रेडियस r, r 2r और 2r, ये कितना हो गया? 4r r की टर्म में, लेकिन a की टर्म में ये वैल्यू कितनी होगी? एज लेंथ अगर a हो तो हमें पता है बेटा फेस डायगोनल कितना होता है? √2a होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? यानी ये √2a, a की टर्म में वैल्यू है √2a, r की टर्म में किसके बराबर होगा? ये 4r के बराबर। r इक्वल टू √2a/4, यानी a/2√2। क्लियर?
लिया बेटा नोट। ध्यान दे। चलो बेटा ये अपने बात की अलग अलग यूनिट सेल के लिए आर और ए में क्या रिलेशन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कैसे करना, चाहे हमें डायरेक्टली ऑप्शन बोले या फिर इसमें न्यूमेरिकल पूछे, कैसे हमें करना है बच्चे को आइडिया होना चाहिए कैसे करना क्या करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। चलो बेटा नंबर 4 लिखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पीई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पैकिंग एफिशिएंसी। लिख लिए? अच्छा देखो पहली बात तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा, देखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना बैग पैक कर लो, ठीक है, बैग पैक कर लो यानी बैग में जो डाला जाता है वो डाल लो बेटा, कहने का मतलब सीधी सी बात है, ठीक है। आपने क्या किया, यानी जैसे मान लो पूरा बैग भर दिया बेटा, ठीक है, यानी अच्छे से उसमें सांस लेने की जगह भी आपने नहीं छोड़ी है कपड़ों के लिए बेटा, तो क्या होगा, अपन क्या बोले, पूरा का पूरा पैक है, फुली पैक है बेटा, ओके। जैसे इस बोतल की अब मैं बात करूं, जैसे आपसे बोला जाए मान लो पूरी वाटर से फुली पैक है बेटा, मान लो पूरा आपने भर के फिल करके इसे पैक कर दिया, अपन क्या बोलेंगे, फुली पैक्ड है ये। क्लियर है? या फिर मान लो इसका हाफ पार्ट अगर वैकेंट है बेटा, एम्प्टी है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाफ पैक्ड है। बात समझ में आई? तो पैक होना, पैकिंग बेटा, इसका मतलब भी क्या होता है, टोटल जो पार्ट है, टोटल पार्ट मैंने बोला है एरिया हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है। क्लियर? टोटल जितना भी पार्ट है उसके कितने पार्ट में पार्टिकल प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, पार्टिकल मतलब जो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए वो कितने पार्ट को कवर कर रहे हैं, उतने ही क्या हो जाएगी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मैं क्या कहूं बेटा, इस बोतल की बात करूं, जैसे इस बोतल में मान लो पूरी भरी हुई है बेटा ये, तो अपन क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी 100% है, यानी पूरी वाटर से पैक है, पूरी भरी हुई है ये। क्लियर है? या मैं बोलूं 50% है, जैसे मान लो फिलहाल मान लो समथिंग मान लो 70% पार्ट कवर कर रही है, अपन बोलेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 70%। क्यों? 70% में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 30% पार्ट क्या है, वैकेंट है। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, टोटल पार्ट का कितना पार्ट, उसके जो अंदर एटम होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कितने पार्ट में वो प्रेजेंट है, वही उसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी बेटा। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ, इधर ध्यान दो बेटा, द पार्ट ऑफ टोटल एरिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय एटम्स। अपन यहाँ पे स्टडी किसकी कर रहे हैं, यूनिट सेल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, यूनिट सेल का टोटल एरिया या वॉल्यूम जो होता है उसका कितना पार्ट एटम के थ्रू कवर है, वही उसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अरे सीधी सी बात है, यूनिट सेल के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता किसी में कॉर्नर पर, किसी में बॉडी सेंटर, किसी में फेस सेंटर, किसी पे एज सेंटर, अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट सेल के अंदर 100% पार्ट एटम से ही भरा हो, जरूरी है क्या बेटा, नहीं। अरे एटम के बीच में थोड़ा बहुत फ्री स्पेस होता है, नहीं होता, होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 100% तो आ नहीं सकती, किसी यूनिट सेल की कितनी आएगी, किसी की कितनी आएगी, वो सब क्या आएगा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है, कैसे करना है, क्या करना है, अपन 1 by 1 कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे एससीसी के लिए आता है 52.4%, बीसीसी के लिए 68%, एफसीसी के लिए 74%, और कैसे आता है अपन 1 by 1 कैलकुलेट करके देखेंगे। क्लियर है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, यानी कितना कर रहा है, पैकिंग, यानी पैकिंग कितना पार्ट क्या है, पैक है बेटा, वही उसकी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। क्लियर है? चलो बेटा अच्छे समझना, 1 by 1 मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं बोलूं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट में अपन क्या कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ, मैंने क्या कहा, द पार्ट ऑफ टोटल एरिया या वॉल्यूम, समझना बेटा अच्छे से, द पार्ट ऑफ टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय एटम्स, कवर्ड बाय एटम्स, ये किसके बराबर होगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी के बराबर होगी बेटा। ठीक है? वो टाइम पास के लिए थ्योरेटिकल 4 लाइन लिखाने के बजाय मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मीनिंग बता रहा हूं किसका मतलब क्या होता है। आ गया समझ में? पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, द पार्ट ऑफ टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय एटम, यानी यूनिट सेल के टोटल एरिया या वॉल्यूम का वो पार्ट जो एटम से कवर होता है, वही उसकी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी पीई। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपने यहाँ पर 2 चीज बोली है, क्या, एक बोला है एरिया, एक बोला है वॉल्यूम। मैंने क्या कहा, एरिया और वॉल्यूम। बच्चा कहेगा सर इसका मीनिंग क्या है, तो ध्यान रखना,
कवर्ड पार्ट इन 2D। अगर मैं रिपीटर बच्चों को अगर पूछता हूं बेटा क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो जवाब क्या आता है सर एरिया एरिया होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में ध्यान छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान होनी चाहिए कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्या समझना बेटा अच्छे से, कवर्ड पार्ट इन 2D, कवर्ड पार्ट इन 2D इक्वल टू क्या होता है एरिया। काम खत्म। आ गया समझ में? ठीक है बेटा। एक अपन क्या कहेंगे, कवर्ड पार्ट इन 3D, इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। बस तो कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर अपन 2D की रेस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या हो जाता है एरिया होता है बेटा। क्लियर है। अगर 3D के रेस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या होता है वॉल्यूम होता है। जैसे मैं बोलूं बेटा इस रूम का एरिया क्या होगा, एरिया की बात करूं तो आपको दो ही एक्सिस लेनी है। जैसे मान लो ये ए हो गई, ये बी हो गई। आ गया समझ में? तो अपन करते हैं ना a मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर है। वो तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाए। बोलते हैं ना इतने एरिया में फैला हुआ है। आ गया समझ में? बोलते हैं ना हमारा खेत इतने एरिया में फैला हुआ है, बोलते हैं ना। ठीक है। वही बात, हमारा घर इतने एरिया को कवर करता है। क्यों लेते हैं बेटा a मल्टीप्लाई बाय बी। बस दो एक्सिस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो एरिया आ जाएगा। क्लियर। लेकिन बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब 3D में लेते हैं तो क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी कर दूंगा, तीसरी एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा बेटा। आ गया समझ में? दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा एरिया होगा। तीनों एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हो तो वो क्या होगा वॉल्यूम होगा। दोनों का मतलब है कवर्ड पार्ट से जिसकी स्टडी आप कर रहे हो उसका कवर्ड पार्ट कितना है, 2D के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो एरिया हो जाएगा, 3D के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। ठीक है। अब ध्यान रखना एक्चुअल में पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करेंगे बेटा 2D के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3D के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया समझ में? लेकिन आपको एरिया वॉल्यूम इनका कंफ्यूजन होता तो आप रटते। बच्चे को पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे कब अप्लाई करना है। आ गया समझ में? तो देखो बेटा कैसे करना है। इन 2D मैंने क्या कहा 2D में क्या करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू बाई एरिया। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ गया बेटा? अरे 2D में पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा एरिया के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो एटम्स होते हैं, एटम्स को कैसे माना जाता है बेटा सर्कल की फॉर्म में माना जाता है। समझ में आ गया? अरे सीधी सी बात है। जैसे मान लो 2D की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो इस रिंग की मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा, ये 3D में थोड़ी है, ये 2D में तो है बेटा। एक इसकी रेडियस आप ये मान सकते हो, एक रेडियस ये मान सकते हो। यस और नो? इसकी हमें पता एक रेडियस ऊपर वाली, एक रेडियस ये मान सकते हो। आगे पीछे वाली को रेडियस है क्या? नहीं बेटा। तो ये क्या है, ये 2D में है। इसको हमें पता है 2D में बात करें तो दो ही एक्सिस होगी, दो रेडियस लोगे, एक ए दूसरी बी। अगर स्फीयर की फॉर्म में होता तब तो तीनों हो जाती, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक ऊपर नीचे वाली। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यस और नो? क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना 2D की बात करेंगे, 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया से कैलकुलेट करते हैं। और उस कंडीशन में एटम को क्या मानते हैं सर्कल मानना है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। वही अपन बात करें बेटा इन 3D, क्या कहेंगे इन 3D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा बाय वॉल्यूम। बात समझ में आई क्या? अरे 3D में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम के थ्रू कैलकुलेट करनी है। और इस कंडीशन में बात करें तो एटम को कैसे मानना है, एटम को स्फीयर की फॉर्म में मानना है। समझ में आ गया? यस और नो? गोले के रूप में मानना है। क्लियर है बेटा? और स्फीयर हमें पता है स्फीयर तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग होता नहीं होता। ठीक है। इस साइड वाली एक्सिस भी होती है, आगे पीछे वाली भी होती है, ऊपर नीचे वाली रेडियस भी होती है। यस और नो? तो ध्यान रखना 3D की बात करें तो क्या करना, जो एटम है क्या करना 3D में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मानना है। और इसमें जो एटम होते हैं उसको क्या करना है आपको स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर करना है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? यहां तक को डाउट? यस और नो? ठीक है बेटा? चलो बच्चों तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं और 2D 3D में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक पॉइंट आपको बताए हैं, एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 2D में हमें क्या करना है, 3D में क्या करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या कहेंगे टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स। मैंने क्या कहा टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन में क्या लिखेंगे एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। काम खत्म। मैंने क्या कहा बेटा एरिया या वॉल्यूम क्या करेंगे एटम और यूनिट सेल, इसके एरिया या वॉल्यूम का रेशियो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी परसेंटेज में आ जाएगी बेटा। आ गया समझ में? मैंने क्या लिखा
टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन क्या करेंगे, टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। क्लियर है बेटा। तो देखो जैसे अपन क्या कहते हैं सिंपल वे में अगर मैं कहूं, इधर ध्यान दो, जैसे हमें बोला जाए इस बोतल के 70% पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या कहा मैंने 70% पार्ट में। क्लियर है, ठीक है। अब 2D में करेंगे तो क्या करेंगे, एरिया से बोलेंगे, 3D में करेंगे तो वॉल्यूम से करेंगे। अपन 3D की बात करें तो मैं क्या करूंगा, एटम वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके थ्रू कवर्ड वॉल्यूम कितना है बेटा 70%। तो मैंने क्या कहा, एटम के थ्रू टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके थ्रू कवर्ड वॉल्यूम कितना है 70। ठीक है बेटा। और अपॉन में पूरे बोतल का कितना मानेंगे 100, 70 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 70% आंसर आएगा नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, एटम का एरिया या वॉल्यूम और अपॉन में यूनिट सेल का एरिया या वॉल्यूम, उनका रेशियो ले लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है बच्चों 2D 3D में इस फॉर्मूले को अलग अलग अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया जिसमें एरिया वॉल्यूम दोनों आ गए, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए एरिया कब काम में लेना, वॉल्यूम कब काम में लेना। याद है ना बेटा, एरिया कब काम में लेना है 2D में, क्लियर है, और वॉल्यूम कब काम में लेना है 3D में। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन 2D, क्या कहा, इन 2D। अगर 2D की बात करें बेटा तो देखो कैसे करना, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे करेंगे, हमें पता है 2D में हमें पता है एटम को कैसे कंसीडर करना है बेटा, सर्कल की फॉर्म में, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। याद है ना बेटा। तो क्या करेंगे, हमें पता है यानी एटम को सर्कल की फॉर्म में मानना है, तो जो सर्कल का एरिया वही क्या हो जाएगा एटम का एरिया। एक एटम होता तो पाई आर स्क्वायर कर देते। अलग अलग यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते नहीं हो सकते, हो सकते हैं बेटा। और नंबर ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। सीधी सी बात है, एक एटम होगा तो 1 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, 2 एटम होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। तो नंबर ऑफ एटम को किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो जितने भी एटम होंगे सीधी सी बात है मल्टीप्लाई बाई Z। अलग अलग यूनिट सेल के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा। अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया क्या होता है A मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, Z मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया क्या होता है, अरे दो जो एक्सिस होती है उनका मल्टीप्लाई तो होता है बेटा। अपन सेम मान के चलते हैं तो A मल्टीप्लाई बाई A यानी A स्क्वायर हो गया बेटा। तो क्या हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो क्या आ गया 2D में हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे, इन 3D, क्या कहा इन 3D। 3D की अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हमें पता है, अब हमें अरे एटम के थ्रू कवर पार्ट अपॉन यूनिट सेल का टोटल कवर पार्ट। अब 3D की बात करें तो बेटा किस टर्म में लेंगे, वॉल्यूम की टर्म में, एटम का वॉल्यूम अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब 3D की बात करें तो एटम को किसकी फॉर्म में कंसीडर करना है, स्फीयर की फॉर्म में। तो ये बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है एक एटम का अगर क्या करे 4/3 पाई आर क्यूब कर दे तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम कितने भी हो सकते नहीं हो सकते, जितने भी होंगे एक एटम का वॉल्यूम ये आ गया मल्टीप्लाई बाय Z कर दूंगा। यस और नो। अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या होता है V होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो, क्लियर है। ठीक है, अब बात करें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं इसे, Z मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब है। ये तो एटम का हो गया। और यूनिट सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अरे A क्यूब करेंगे, हमें पता वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई। तो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। यस और नो। और क्यूब के अंदर तीनों इक्वल तो होती है, तो क्या लिखेंगे V किस गए A क्यूब कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो, यस और नो, यस और नो। कोई डाउट बेटा, ठीक है। और ये ध्यान रखना बच्चों, सभी का मतलब आपको पता ही है। Z का मतलब क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। R का मतलब क्या, रेडियस ऑफ एटम। क्लियर है। ये कैपिटल A क्या है, एरिया है। V क्या है बच्चों, वॉल्यूम है। स्मॉल a का मतलब क्या है, एज लेंथ है बेटा, ध्यान है ना। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल A जो है मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का एरिया है। क्लियर है। और V की अगर बात करूं तो बेटा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, और क्यूब है, मैंने क्या कहा, अगर क्यूब है तो एरिया वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है। अरे क्यूब का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम क्या होता है तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई। आ गया समझ में। क्यूब अगर है तो तीनों एक्सिस सेम होगी नहीं होगी,
ए बी सी तीनों की लेंथ इक्वल होती नहीं होती, तो तीनों को ए मान सकते नहीं मान सकते बेटा, मान सकते हैं। और क्या लिखेंगे, फॉर क्यूबॉइड, मैंने क्या कहा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों एक्सिस, जैसे ऑर्थोरोम्बिक वाला केस है, तीनों एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट हो बेटा। क्यूबॉइड का मतलब क्या, तीनों एक्सिस से, जैसे मैच बॉक्स वाला केस मैंने बताया था, याद है ना, ठीक है बेटा, नहीं बताया था, मैच बॉक्स वाला बताया था बेटा, स्टार्टिंग एंगल वाला बताया था मैंने, स्टार्टिंग बताया था, यूनिट सेल वाले बताया था, इससे पहले वाले, ठीक है, लेक्चर देखना, सेकंड थर्ड लेक्चर में बताया था बेटा मैंने क्या, मैच बॉक्स वाले केस में तीनों एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है, तीनों हमें पता, लेंथ देखा ना, दादी नानी को देखा होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, बीड़ी पीते हुए दादा दादी नाना नानी को देखा होगा, तो कहने का मतलब क्या बेटा, नहीं देखा क्या, देखा होगा, देखो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, देखो रियलिटी देखो, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो एक्चुअल में क्या होगा, तो यानी जैसे तीनों लेंथ अलग अलग होना, इसको बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड। एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यूब में तो तीनों एंगल और तीनों एक्सिस सभी इक्वल होते हैं, क्लियर। क्यूबॉइड में क्या होता है, एंगल तो सेम होते हैं तीनों, लेकिन एक्सिस तीनों डिफरेंट डिफरेंट होती है, आ गया समझ में। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई, इसमें तो तीनों एक्सिस सेम होती है, तो ए बी सी तीनों की जगह ए लिख सकते हैं, इसमें तीनों डिफरेंट होती है, तो v इक्वल टू क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तीनों एक्सिस अलग अलग कर दो। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना बेटा। बच्चा कहेगा सर आपने सीधा यहाँ पर v इक्वल टू ए क्यूब क्यों कर दिया, कुछ नहीं बोले तो हम यूनिट सेल को क्यूब की फॉर्म में ही मान के चलते हैं, इसलिए वॉल्यूम को सीधा ए क्यूब कर देंगे। लेकिन रेयर केस में हमें ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है जिसमें तीनों एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसा नहीं जो एक की वैल्यू दे रखी उसी का क्यूब कर दो, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करना है, यूनिट सेल के वॉल्यूम का मतलब होता है तीनों एक्सिस का मल्टीप्लाई, तो तीनों एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी कर देना। ओके, कोई डाउट बेटा, यस और नो, नोट करो फटाफट। तो ये तो यूनिट सेल क्या होती है, इसके रेस्पेक्ट में पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है ये मैंने बताया। अब अलग अलग यूनिट सेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे को। कुछ नहीं बोले तो ये बताओ पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2D में करेंगे 3D में करेंगे, 3D। कुछ नहीं बोले तो आपको क्या देना, 3D के रेस्पेक्ट में रिजल्ट बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पे जरूर ऐड कर लेना बेटा, जनरली यानी कुछ नहीं बोले तो, क्या कहा, जनरली पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करना है बेटा, 3D के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है, नहीं बोले तो, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के 2D बोल रहा है तो 2D करना है,
ये जरूर ऐड कर लेना ये पॉइंट। चलिए पूरा छाप दिया, पूरा छाप दिया, क्या बात है बेटा, स्क्रीन छोड़ लेना। ये तो जब साल पूरा हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा ऑनलाइन सही था ऑफलाइन सही था। बाद में तरसोगे अपने में, इसकी बराबरी कभी नहीं हो सकती बेटा, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ जाए। ठीक है, वो वैसे हमारे लिए आरामदायक है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। टेक्नोलॉजी हमेशा नुकसानदायक होती है, सच बात है ये। साइंस का जितना 40% बेनिफिट है 60% लॉस ही होता है बेटा। है मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी आप देख सकते हो, जितना बेनिफिट होता है उससे कहीं ज़्यादा लॉस होता है। होता नहीं होता? हम बचपन में मुंह उठा के निकल जाते थे खेलने के लिए, वो शाम तक है वो डिस्टर्ब ही नहीं करता था क्योंकि हम घर वालों को मिलते ही नहीं थे, कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं खेल रहे। वो अपने आप सोच ले, जैसे जानवर आते हैं ना शाम को अपने आप घर आ जाते हैं, उनको पता है शाम को खाने के टाइम अपने आप आ जाएगा, अंधेरा होते ही जैसे गाय अपने आप आ जाती है। और तुम लोग तो क्या गली के बाहर भी नहीं निकलते थे, इतने में कॉल आ जाता है हमारी लोकेशन भेजो कहाँ पे हो। कहने का मतलब क्या है, तो ये टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। तुम लोगों से तुम्हारा बचपन छीन गया, कुछ छीन गया, कुछ तुम लोगों ने खुद छिना दिया है। ठीक है, बात वही तो है, तो बात वही तो है। मैंने और क्या कहा, कुछ नहीं बोले तो हमें 3D में लेना, वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब वही तो है बेटा, 3D में करना है तो सीधी सी बात है वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, बच्चा अगर कंफ्यूज हो सर कुछ नहीं बोला तो 2D 3D में कैसे करूं, 2D में बोल देगा तो एरिया से कर लूंगा, 3D में बोल देगा तो वॉल्यूम से कर लूंगा, कुछ नहीं बोले तो अपन 3D के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है, यानी वॉल्यूम के टर्म में हमें आंसर देना है। क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो बेटा, अब अपना पर्पज क्या है, अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए क्या, फॉर एससीसी के लिए बात करें बेटा, देखो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दो, जेड मल्टीप्लाई बाई अपन क्या करते हैं बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, अपन क्या करते हैं v मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो, अरे होता नहीं होता। ठीक है बेटा, अब देखो एससीसी के लिए हमें पता है जेड कितना होता है 1 होता है, अरे एक एक चीज हमने कैलकुलेट की है, याद है ना। ठीक है, आर जो होता है बेटा वो क्या होता है a/2, यस और नो, और v क्या होता है a³, यस और नो। अरे इनकी वैल्यू पुट कर सकते नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई r कितना है a/2, इसका क्यूब करना है अपॉन में v की जगह मैं a³ कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, a³ से a को बेटा उड़ा सकते हैं, और इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आता है बेटा 52.4%। अरे ये मैथमेटिक कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। ठीक है बेटा, और परसेंट हटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.524। ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं बेटा, सीधा ऑप्शन भी मिलता है, इसके लिए क्या होगा क्या होगा। क्लियर? ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ये आ गया, इसका मतलब आपसे बोले वैकेंट स्पेस का मतलब समझ रहे हो क्या, पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के लिए 52.4 आती है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम का इतना पार्ट एटम से कवर होता है, इसका मतलब बाकी पार्ट क्या है वैकेंट है बेटा, यस और नो, इसे बोलते हैं वैकेंट स्पेस। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी इतनी आ गई तो परसेंट मतलब 100 में से माइनस कर दूंगा तो ये बताओ बाकी वैकेंट होगा नहीं होगा, बाकी वैकेंट होगा बेटा, सीधी सी बात है। पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है मतलब इतने पार्ट में एटम प्रेजेंट है, मतलब बाकी पार्ट क्या है वैकेंट है बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या करेंगे 100 माइनस 52.4 कर दे तो ये कितना आ जाएगा, यानी 47.6%, या क्या कह सकते हैं 0.476 बेटा। समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो बेटा। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं किसके लिए, बीसीसी के लिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर बीसीसी
बीसीसी के लिए कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें पता है बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या करेंगे जेड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या होता है वी मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो होता है बच्चों? ठीक है, तो अपन अगर कैलकुलेट करें, चलो बेटा थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ बीसीसी के लिए। देखो बेटा कैसे करना है, बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, देखो 4 बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, वही जेड मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या करेंगे वी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। यस और नो? हमें पता है बीसीसी के लिए जेड कितना होता है बेटा, 2 होता नहीं होता, जेड की वैल्यू 2 होती है। आर कितना होगा, आर कितना होता है √3a/4। एक एक चीज हमने कैलकुलेट की है बेटा, क्लियर है? ठीक है, और वी हमें पता ही है वी क्या होता है ए क्यूब। यस और नो? तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड है, जेड किसका क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर किसका क्या लिखूंगा √3a/4। इसका क्या करना है क्यूब करना है अपॉन में वी किसका क्या करूंगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आ रहा है? बस जो वैल्यूज कैलकुलेट हमने किए वो पुट करते जा रहे हैं, सोल्व करना है बेटा, क्लियर? बस ए क्यूब से बेटा ए उड़ जाएगा क्योंकि ए ऊपर क्यूब है, क्लियर है? ठीक है, इसे जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 68% है, और परसेंट अगर हटाए तो क्या हो जाएगा 0.68 होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आपसे बोले बेटा वेकेंट स्पेस तो क्या करेंगे 100 माइनस 68 यानी कितना हो जाएगा 32% या फिर क्या करेंगे 0.32। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? ठीक है बेटा, अब अपन अगर करें तो बेटा क्या करेंगे, जैसे फॉर एफसीसी के लिए अगर कैलकुलेट करें तो देखो कैसे करेंगे। एफसीसी सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या करना है वी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? ठीक है रोहित, ये बता बेटा इसके लिए जेड कितना पुट करेंगे एफसीसी के लिए? एफसीसी के लिए यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी लेंगे 4। ठीक है, आर कितना लेंगे गौरव? ये भाई ठीक है, जतिन वी कितना लेंगे बेटा? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे बेटा, z कितना होता है, z 4 होता है, r कितना होगा a/2 √2 या √2a/4, और v कितना होता है बेटा a क्यूब। बात समझ में आ गई? क्लियर? बस सभी वैल्यूज हमने पीछे डिस्कस किए बेटा, कैलकुलेट किए, उनकी वैल्यू पुट तो करनी है फॉर्मूले में, काम खत्म। तो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z की जगह 4 लिख दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r की जगह क्या लिखेंगे बेटा √2a/4 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है पावर, यानी पावर क्यूब करने बेटा, v की जगह क्या करेंगे a क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100। a से बेटा a क्यूब उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कितनी आ जाएगी 74%, यानी कितने आ गई 0.74% के साथ दे तो 74%, परसेंट हटाए, हमेशा ध्यान रखना परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और हटाने के लिए 100 से डिवाइड। क्लियर? जैसे आप अपना स्कोर कैलकुलेट करते हो ना कि 720 में से आते हैं 120, 1 में से आएगी 120 अपॉन 720, फिर आपका स्कोर बुरा नहीं लगे इसलिए क्या करते हैं बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें कि 720 में से 120, एक में से 120 अपॉन 720, तो 100 में से मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10%, 11%, 12% थोड़े अच्छे लगते हैं, वरना 100 नहीं होता तो आप खुद फील करो आपकी हालत क्या होती 0.1, 0.2, 0.3 वो आपका स्कोर होता। तो थोड़ा बुरा नहीं लगे, बच्चा सोचे कम से कम 1 से तो ज्यादा है परसेंट मेरा, तो 10%, 20% तो वो आपका स्कोर इसलिए आता है बेटा। तो आपकी इज्जत रखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने वाली टेक्निक डेवलप की गई है बेटा, बाकी कोई खास बात नहीं है। आ गया समझ में? तो 100 लगाने के लिए, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, हटाने के लिए 100 से डिवाइड बेटा। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो बेटा, तो क्या करेंगे, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और अगर बात करें बेटा वैकेंट स्पेस की, मैंने क्या कहा वैकेंट स्पेस कितना होगा, तो वैकेंट स्पेस बता सकते हो जतिन कितना होगा बेटा, कितना होगा 26%, यानी कितना होगा 0.26। ठीक है, और बच्चे इस चीज को रट के रखते हैं क्या, जैसे एग्जाम में पूछा हुआ था बेटा, ये क्वेश्चन जे में पूछा हुआ है क्या, बच्चे इस बात को रट के रखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इसके लिए एफसीसी के लिए क्या होती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी देखते ही बच्चा रट के रखता है 74, 74, 74, 74, पहला ऑप्शन वही दे रखा था।
FCC के लिए वैकेंट स्पेस क्या होगा, तो बच्चा पहले चेप के आ जाएगी, मैक्सिमम बच्चे चेप के भी आ गए, पहला 74, फिर आके देखा इसमें पूछा क्या था, तो सेकंड ऑप्शन दे रखा था 26%। समझ में आ गया, तो पूछा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है, वैकेंट स्पेस पूछा है बेटा, दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करो बेटा, फटाफट छाप दो। जो जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बेटा वो तो जरूर ब्लॉक कर लेना, चाहे डाटा हो चाहे फॉर्मूला हो, ठीक है। ये ऑप्शंस मिलेंगे और क्वेश्चंस में हमारे वैसे भी काम आएगा, ध्यान रखना। चलो जान दे, नहीं जाने। रिक्शा ऐसा तो नहीं है ना साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रही है, स्क्रीनशॉट लेके बैठी है आराम से, या बीच बीच में ऐसे पबजी खेलने लग गई, सच नहीं है ना। साथ साथ नोट करने का टाइम दिया जा रहा है बेटा, नोट करते रहना, बाद में नोट करके टाइम वेस्ट करोगे नहीं बेटा। अब आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। नहीं सर नोट्स बना रही हूँ, वेरी गुड, कि तुम्हें बार बार नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा जाने दे, जाने दे क्या, नहीं जाने। चलो बेटा, ये अपने बात की पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मीनिंग क्या होता है और कौन सी यूनिट सेल में इसकी वैल्यू क्या आती है। सीधा मैं डाटा लिखाता तो आप रटते कैसे करना क्या करना, लेकिन पहले मैंने समझाया पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और किस कंडीशन में आपको किसकी टर्म में कैलकुलेट करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे करना है, और अलग अलग यूनिट सेल के लिए वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी। क्लियर है बेटा। चलो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, vacant space of age, vacant space of age, vacant space of age, ठीक है।
पहली बात तो बच्चा कहेगा सर इसका मीनिंग क्या है, कैसे करना है बेटा। सीधी सी बात है, सिंपल वे में समझो बेटा। देखो कैसे करना, सबसे पहले अगर मैं बोलूं बेटा देखो एससीसी की, देखो बेटा कैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनके लिए एफसीसी के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, वैकेंट स्पेस ऑफ एज क्या होता है, लेकिन करना कैसे समझना बेटा इस बात को। जैसे मैं ये बोलूं एससीसी में क्या होता है, देखो बेटा मेरे 4 फिंगर टिप को देखो, हर फिंगर टिप क्या कर रहा है, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, हर एटम क्या कर रहा है, एक फिंगर टिप को एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सपोज करो मैंने 4 एटम लिए हैं, क्लियर है, ये 4 एटम है। और बच्चों एससीसी में हमें पता क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो नीचे वाले 4 कॉर्नर है, फिर ऊपर वाले 4 कॉर्नर है। इन एटम को इनके ऊपर रख दूं तो ये बताओ एससीसी का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? अरे होगा बेटा। एससीसी में होता है क्या, ये बच्चों आपके लिए एक बॉक्स मंगाया बेटा, देखो समझने के लिए मैंने क्या कहा। एक्चुअल में एससीसी में होता क्या है, ये नीचे वाले कॉर्नर है 4, दिख रहे हैं बेटा, दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे वाले 4 कॉर्नर है, ये नीचे वाले हो गए, और इनके ऊपर क्या होते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे 4 एटम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है बेटा। ये आ गया समझ में, इनके ऊपर वाले 4 कॉर्नर 1 2 3 4 ये देखो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या बोला बेटा, जैसे इस टाइप से एटम है, 4 एटम है, इसके ऊपर क्या होंगे, 4 एटम ऐसे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, यस और नो? बात को समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, एससीसी में क्या होता है, एससीसी में तो सभी कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे के टच में होते हैं। आ गया समझ में, कॉर्नर वाले एटम के बीच में फ्री स्पेस नहीं होता, तभी तो अपने कहा था एज पर क्लोज पैकिंग होती है एससीसी में, याद है ना? अरे प्रैक्टिकली समझ सकते हो, जैसे बचपन में अपन बॉल से खेलते थे, आज भी खेल सकते हो, कोई बैन नहीं है बेटा गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे बॉल वाला एक्सपेरिमेंट अगर अपन देखें तो सेम साइज की अगर 4 बॉल है, ठीक है, मैंने क्या कहा, सेम साइज की 4 बॉल है, उनको एक दूसरे के टच में अपन ऐसे रख दें, क्लियर है। अब वैसे वैसे 4 बॉल और लेके इनके ऊपर रख दे तो ये बताओ एससीसी का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? यानी सेम साइज की 8 बॉल को अपन 2 लेयर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते? एक लेयर की 4 बॉल ऐसे टच में होगी बेटा, दूसरी लेयर की 4 बॉल ऐसे टच में हो गई, और दोनों को आपस में ऐसे अरेंज कर दिया। समझ में आ गया? इसका मतलब 8 बॉल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकती, नहीं रह सकती? रह सकती है। ये कंडीशन कौन सी है, एससीसी वाली है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर है? और ये बताओ ऐसे अगर 8 बॉल एक दूसरे के टच में रहेगी तो ये बताओ इनके बीच में कोई फ्री स्पेस होगा क्या? नहीं बेटा। ये कंडीशन कैसी होती है, एससीसी में होती है, क्लियर है? ये हेडिंग जो हमने लिखी क्या लिखा है, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, यानी अलग अलग यूनिट सेल में जो एटम का अरेंजमेंट होता है उसमें एज का कितना पार्ट वैकेंट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर है? तो एससीसी में प्रैक्टिकली, पहले मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, फिर अपन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, क्लियर? तो मैं क्या कहूंगा, एससीसी में ये बताओ एज का कोई भी पार्ट वैकेंट होता है क्या? नहीं बेटा। तो इसके लिए कितना आएगा, 0% आएगा, कोई भी पार्ट वैकेंट नहीं होता, क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं बीसीसी पर बेटा। कैसे बीसीसी की बात करें, बीसीसी का फॉर्मेशन कब होगा, सेम साइज के 4 एटम है, इनके ऊपर मैंने सेम साइज के 4 एटम और रख दिए, ये कंडीशन तो कौन सी है, एससीसी वाली है, यस और नो? अब प्रैक्टिकली समझना बेटा, जैसे सेम साइज की 4 बॉल थी, ये सेम साइज की 4 बॉल है, इनके ऊपर रख दिया, 8 बॉल तो एक दूसरे के टच में रह सकती, नहीं रह सकती? ये तो कौन सी कंडीशन है, एससीसी वाली है। अगर मुझे बीसीसी बनाना है तो बीसीसी कब बनाएंगे बेटा, जब हमें पता है इनके ऊपर क्या होगा। अरे बीसीसी कब बनेगा, जब इनके सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर सेम साइज की बॉल और रखेंगे, यस और नो? तो अगर इनका जो बीच का सेंटर पार्ट है उस पर अगर हम सेम साइज की बॉल रख रहे हैं तो ये बताओ बेटा जो कॉर्नर वाले एटम है उनके बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? आएगा बेटा। और हमें पता है क्योंकि बीच के सेंटर पर सेम साइज की बॉल हमने रख दी है, सेम साइज की बॉल अगर रखेंगे तो कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाएगा, कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाएगा, यही तो क्या है, एज है बेटा, यस और नो? तो एज का कुछ पार्ट वैकेंट होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। समझ में आ गया? इसका मतलब बीसीसी में एज का कुछ पार्ट वैकेंट होता है, क्लियर है? अब आते हैं एफसीसी पर। एफसीसी में बेटा देखो एटम कहाँ होते हैं, फेस सेंटर पर होते हैं, कॉर्नर के अलावा। तो एक साइड का फेस एक ले लो बेटा, कैसे, एक साइड का फेस ले लो, जैसे सामने वाला फेस आपने लिया है। अगर फेस सेंटर एटम को अभी काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ कॉर्नर एटम की बात करूं तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 कॉर्नर एटम के अगर बीच में सेंटर पर एटम नहीं होता तो 4 कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, यस और नो? मेरा कहने का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा? अगर क्या कहा मैंने, अगर फेस के सेंटर पर एटम नहीं होता तो ये 4 कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में होते नहीं होते? सेम साइज की 4 बॉल है, एक दूसरे के टच में हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? हो सकती है बेटा। लेकिन मुझे एफसीसी बनानी है तो बीच के सेंटर पार्ट पे भी एटम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एफसीसी बनाऊंगा तो बीच के सेंटर पर अगर सेम साइज का एटम रखूंगा तो ये बताओ कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आएगा, नहीं आएगा? गैप आएगा बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब एफसीसी में भी क्या होता है, एज का कुछ पार्ट वैकेंट होता है।
समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या? ये बात तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की है कि एससीसी में वैकेंट का जो एज का कोई भी पार्ट वैकेंट नहीं होता, बीसीसी में कुछ पार्ट वैकेंट होता है, क्योंकि बॉडी के सेंटर पर एटम रखेंगे उसकी वजह से कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाएगा। आ गया समझ में? वैसे ही एफसीसी में क्या होगा, फेस के सेंटर पर जो एटम होगा उसकी वजह से कॉर्नर वाले एक फेस के कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाएगा। यस और नो? कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाएगा तो एज का कुछ पार्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वैकेंट होगा। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा ये तो प्रैक्टिकली हमने समझा है। अब इसको क्या कैलकुलेट करके देखते हैं। कैसे बेटा? मैंने क्या कहा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, तो इसका फॉर्मूला अपन क्या देखेंगे बच्चों, समझते जाना। वैकेंट स्पेस ऑफ एज, ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बेटा, d बाई ए। मैंने क्या कहा, d बाई ए। और ये d कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो d होता है बेटा वो क्या होता है, d यहां पर क्या है, d है बेटा डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एटम्स। मैंने क्या कहा, जो कॉर्नर एटम्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ओके, कैसे बेटा? और ये d कैसे कैलकुलेट की जाती है, a माइनस 2r अपॉन a। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना मैंने क्या कहा, d का मतलब क्या है बेटा, कॉर्नर एटम के बीच की डिस्टेंस। आ गया समझ में? यानी एज का वो पार्ट जो वैकेंट होता है। ओके, कैसे बेटा देखो, और d कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, a माइनस 2r। सीधी सी बात है बेटा, सिंपल वे में समझना। सपोज करो मान लो ये जो पूरा बोर्ड है वो एक इस साइड वाले फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब ये बताओ इसके कॉर्नर पर एटम है, सपोज करो जैसे मान लो ये वाला, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो बेटा, ये कोई मान लो सरफेस है बेटा। समझने का मतलब देखो, समझना, इस सरफेस में क्या होगा, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर एटम है। क्लियर है? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है बेटा, ए है, यहां से यहां तक ए है। क्लियर है? अब मान लो बच्चों क्या होगा, ये कॉर्नर एटम मान लो यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? अरे इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r है। ये कॉर्नर एटम क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी कितना है, इसकी रेडियस r है। तो ये बताओ मैंने d क्या बोला है, ये जो एटम है कॉर्नर उनके बीच की डिस्टेंस को d बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? यस और नो? तो d कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, d कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं क्या कह सकता हूं, d इक्वल टू a माइनस r प्लस r, यानी क्या हो गया 2r। यस और नो? आपसे बोला जाए बेटा पूरी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक 100 सेंटीमीटर, इस रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 100 है, 10 ये यानी 20 हो गया, तो 100 माइनस 20 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही तो मैंने किया है डी कैलकुलेट करने का तरीका, a माइनस 2r। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो तो ये तो क्या हो गया, यानी कैलकुलेट करने का तरीका। अब देखो अलग अलग यूनिट सेल के लिए अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, फॉर एससीसी के लिए बात करें तो एक्चुअल बेटा देखो एटम कैसे होते हैं एससीसी के लिए। एससीसी के लिए मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, इस टाइप के एटम होते हैं। ठीक है, इनके सेंटर को मिला दूं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती नहीं बनती, बनती है बच्चों। ये मैंने क्या बनाया है समझना बच्चों, एससीसी का मैंने सिर्फ सामने वाला फेस लिया है। कैसे, एससीसी में एटम कहां कहां होते हैं, अरे ओनली कॉर्नर पर तो होते हैं बच्चों, तो ये सामने वाला फेस है, इसके कॉर्नर 1 2 3 4 क्लियर है, और इनके पीछे 1 2 3 4 कॉर्नर ये हो गए। क्लियर है? तो मैंने क्या लिया बेटा, ये सामने वाला फेस मैंने लिया है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, अरे यहां से यहां तक ए होगी, नहीं होगी, ए होगी बेटा। ठीक है, और एससीसी के लिए हमें पता है बच्चों, एससीसी के लिए अपन क्या कहते हैं, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर और ए का रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इक्वल टू ए बाई 2। यस और नो? होता नहीं होता? ठीक है, तो यहां से देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, क्या कहा, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, ये क्या करेंगे बेटा, d बाई ए मतलब क्या लिखेंगे, a माइनस 2r बाई ए। यस और नो? r की अगर वैल्यू पुट करें बेटा, a माइनस 2, r कितना है, a बाई 2 अपॉन क्या हो गया, a। तो ये बताओ बेटा 2 से 2 को उड़ा दे, a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 बाई ए। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया? यस और नो? कैसे करें बेटा, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई,
0%। और प्रैक्टिकली भी हमने कहा था एससीसी के लिए वैकेंट स्पेस ऑफ एज कितना होता है, 0 होता है बेटा। क्यों? एससीसी में एटम ओनली एंड ओनली कॉर्नर पर होता है, तो कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में होते हैं, तो एज का कोई भी पार्ट वैकेंट नहीं होता। क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों, चलो बेटा ये तो अपने बात किसकी की है, एससीसी की है। अब बात करें बेटा किसकी, बीसीसी और एफसीसी के लिए ये वैल्यू कितनी आती है, कैसे आती है समझते हैं। तो क्या कहेंगे, फॉर बीसीसी और बीसीसी के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो देखो एक्चुअल में बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में मान लो इस टाइप की कंडीशन है, ये मान लो यूनिट सेल है, ठीक है। और बीसीसी में हमें पता है एटम कहाँ होते हैं, अरे कॉर्नर पर तो होते हैं बच्चों, तो कॉर्नर पर होते हैं तो अपन क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये कॉर्नर एटम हो गया, ये कॉर्नर एटम हो गया, ये कॉर्नर एटम हो गया, ये कॉर्नर एटम हो गया। इनके बीच में गैप क्यों आता है, क्योंकि बीच के सेंटर पर भी सेम साइज का एटम होगा। अभी जैसे मैंने प्रैक्टिकली बताया बीसीसी बनाना है तो बीच के सेंटर पर भी एटम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और सेंटर पर एटम रखेंगे तो कॉर्नर वालों में गैप आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है। और ये जैसे आर है, ये आर है, और एटम की जो बीच की डिस्टेंस है ये क्या होती है, डी होती है बेटा। यस और नो? क्लियर है। और बीसीसी के लिए हमें पता है आर इक्वल टू कितना होता है, √3a/4। यस और नो? अरे एज लेंथ की बात करें, आर और ए का रिलेशन क्या होता है, √3a/4 होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, वैकेंट स्पेस ऑफ एज क्या हो जाएगा बेटा, वही d/a मतलब a-2r/a। तो क्या लिखेंगे, a-2r, r कितना है, √3a/4 अपॉन ए। बात समझ में आ गई? और इसे सोल्व करने पर ये वैल्यू आती है बेटा 0.134 मतलब 13.4%। समझ में आया बेटा कैसे आया? क्लियर? बस इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, ये वैल्यू आती है। क्लियर है? ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे सोल्व करूं, ए को कॉमन लेके उड़ा दो बेटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, इससे 2 से 4 को कैंसिल आउट कर लेना, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है, परसेंट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। फिर अपन कैसे करेंगे, फॉर एफसीसी की अगर हम बात करें तो हमें पता है एफसीसी में एटम कैसे होते हैं, इस टाइप से हमें पता है। मान लो एक फेस में बना रहा हूँ, ये फेस सेंटर पर है, इस फेस सेंटर पर है, इस फेस सेंटर पर है, इस फेस, मान लो ये फेस सेंटर पर, ये कॉर्नर वाले हो गए। समझ में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ? क्लियर? मैं सिर्फ एक सामने वाला फेस शो कर रहा हूँ बेटा समझने के लिए। आ गया समझ में? ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, रेडियस आर हो गई, आर होगी, ये बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी बेटा। रोहित बात समझ में आ रही मैं कैसे कर रहा हूँ? गौरव, जतिन, प्रेक्षा, बात समझ में आ रही है बेटा मैंने कैसे किया? क्लियर है? ठीक है। एफसीसी के लिए बात करें, आर और ए का रिलेशन कितना होता है, √2a/4 होता है। मैं हमेशा कह रहा हूं बेटा डाटा रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटोगे। क्लियर? अच्छे समझ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। कैसे? तो क्या लिखेंगे, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, वैकेंट स्पेस ऑफ एज अपना क्या हो जाएगा, d/a मतलब a-2r/a। क्लियर है बेटा? तो a-2r, r कितना हो जाएगा, r किस लिए क्या लिख सकता हूँ, √2a/4 अपॉन क्या हो जाएगा, a। यस और नो? अरे ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जो डिजिट्स है उनको तो अपन सोल्व कर ही सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो ये a इनको उड़ा देंगे। क्लियर है? ठीक है। और इसे जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.293 या फिर आता है बेटा 29.3%। समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो 2 साल पहले जेई में जो 2019 में आया था, कितना इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वैसे जेई का था, ठीक है, पूरा सोल्व करके करे तो बहुत ही टिपिकल लगता है मेडिकल वाले बच्चे को, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से करे तो बहुत एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। क्या था? देखो 2019 की जेई में क्या पूछा गया, बीसीसी में क्या बोला गया, बीसीसी में मैक्सिमम किस रेडियस के एटम को एज के सेंटर पर रखा जा सकता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, यानी बीसीसी यूनिट सेल है, यूनिट सेल कैसी है, बीसीसी वाली है, तो एज का जो सेंटर है उस पे किस साइज का, किस रेडियस के एटम को रखा जा सकता है जो अरेंज हो सके। क्लियर? कैसे? इसका मतलब बच्चे के दिमाग में आए क्या कि सर बीसीसी में जो बीच की जो डिस्टेंस होती है एज वाली कॉर्नर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस, ये कितनी होती है, इतनी तो होती है 0.134। क्लियर है? और हमें पता जितनी तो डिस्टेंस आ रही है मैक्सिमम एटम का डायमीटर इतना ही तो हो सकता है। यस और नो? अरे बीसीसी में जब एज का जो फ्री स्पेस है वो इतना ही तो होता है 0.134।
तो मैक्सिमम एटम का डायमीटर इतना ही तो हो सकता है, यस और नो। मुझे क्या पूछा है, रेडियस, इसका मैं डायमीटर का हाफ करूंगा नहीं करूंगा, तो 0.134/2 यानी 0.067, काम खत्म, सीधा आंसर बिना एक्स्ट्रा पेन चलाए। समझ में आ गया? तो बस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने जो मैंने कहा बीसीसी में पूछा था बेटा 2 साल पहले जेई में, वो भी आंसर दे सकते हो कि एज सेंटर पर मैक्सिमम किस रेडियस का एटम अरेंज कर सकते हैं। तो हमें पता एज सेंटर कितना पार्ट वेकेंट होता है, 0.167, क्लियर। रेडियस पूछी एटम की तो इसका हाफ कर देंगे तो 0.067 आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट, क्लियर है? चलो बेटा नोट करो, फटाफट छाप दो, ठीक है। प्रेक्षा तुम स्क्रीनशॉट ले सकती हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो, ठीक है बेटा। तो ये अपने बात की यूनिट सेल की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एक चीज डिस्कस की है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में। क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे पूछ सकता है अलग अलग यूनिट सेल के लिए, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, सब कैसे करना है, क्या करना। बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो? तो इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो कल की क्लास का आपका बेटा ब्रेक रहेगा, क्योंकि कल जो ईद है बेटा उसके चक्कर में ऑफ रखेंगे, ठीक है बेटा। तो सभी को हैप्पी ईद, ठीक है, एक दिन का रेस्ट, बिल्कुल बेटा, थैंक यू। तो ठीक है, अच्छे से बेटा जो पीछे के लेक्चर्स हो चुके हैं खासकर इस चैप्टर के, तो हर हाल में रिवाइज कर लेना। यूट्यूब पे अपलोड है बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट है, आराम से आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉल मैसेज से डिस्कस कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी कल की ऑफ के बाद परसों जो क्लास होगी बेटा अपनी 22 को, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। पीछे की एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने रेगुलरली क्लास अटेंड की है तो भी रिवाइज कर लेना, रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है, तो पीछे जो लेक्चर्स अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पर वो जरूर देख लेना, कल का ऑफ हो उसका फायदा उठाना, ताकि परसों क्लास में पीछे का कोई भी मिस कॉन्सेप्ट आपके ना हो, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि बार बार आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। क्लास के साथ साथ अच्छे से कर लोगे, और परसों आपको क्वेश्चन बैंक भी दिलवा दूंगा मैं, तो आप क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं उनको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आसपास के किसी शॉप से, कंप्यूटर शॉप से आप प्रिंट निकलवा सकते हो, या सीख कराना हो तो कोचिंग से प्रिंट ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो बेटा बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रेक्षा स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मीटिंग बंद कर दूं बेटा यहाँ से, चलो ठीक है बेटा, बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।